नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लेसेस इन न्यूज़ की पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसकी एक स्पेशल मैराथन को। यदि आप आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अपीयर कर रहे हैं जो कि 5 जून को रखा गया है, इस छोटी सी मैराथन को डेफिनेटली देखिए। ये आपके प्रीलिम्स को स्कोर के बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। इस पर्टिकुलर मैराथन में हम लोग आपके लिए कवर कर रहे हैं वो सारी की सारी प्लेसेस जो कि पिछले साल जून 2021 से लेकर इस साल अप्रैल 2022 में सुर्खियों में रही हैं। हाँ, इस वीडियो में हम आपके साथ जो कवर करेंगे वो बेसिकली वो वाली प्लेसेस इन न्यूज़ होंगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में रही हैं। इसमें हमने मोटे मोटे जो भी रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, फिर भले वो साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, इनको तो कवर किया ही किया है जो कि ऑब्वियसली सुपर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसके साथ संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी गई है। एंड यूरोप और अमेरिकाज के बारे में ब्रीफली बात करी गई है एंड उन सभी आइलैंड्स के बारे में बातचीत करी गई है जो कि सुर्खियों में रहे हैं। एंड यहाँ पर ये वाली जो वीडियो है इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम बिकॉज हमने केवल उन प्लेसेस की ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पर आपका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, स्पेशली अगर आप लोग इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स में जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, मेरी गारंटी है कि आपके प्रीलिम्स के स्कोर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स एंड आई होप टू सी यू इन द मेंस प्रिपरेशन जो कि हम लोग आपके लिए आफ्टर दिस प्रीलिम्स इमीडिएटली शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए नई पहल लेकर आया है जिसका नाम है सुपर कोचिंग, जिसकी मदद से आप लोग अपने घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इन इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए आपको दिल्ली वाली जो ऑफलाइन फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा केवल 30,000 रुपीज़ पर एनम की फीस। और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा 24,000 रुपीज़ में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिण चीन सागर में आपके कई सारे आइलैंड्स आपको मालूम होगा जो कि अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। यहाँ पर ये वाला मैप अपने आप में काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं कुछ चीज़ें आपको अलग से बताऊंगा जो कि शायद आपको यहाँ पे टेक्स्ट में देखने को ना मिले, प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को चाइना बेसिकली बोलती है 9 डैश लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 डैश लाइन। ये लाइन चाइना इसको 9 डैश लाइन इसलिए बोलती है क्योंकि चाइना का ये दावा है कि दक्षिण चीन सागर में ये पूरा का पूरा एरिया जो कि इस 9 डैश लाइन के भीतर आता है, ये सारा का सारा एरिया चाइना की ही मैरीटाइम टेरिटरी को वो मानता है। यानी कि ये चाइना मानता है कि ये जो है उन्हीं का समुद्री क्षेत्र है और इसके ऊपर किसी और कंट्री का कोई यहाँ पर रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली आसपास की कंट्रीज इस चीज़ से सहमत नहीं है। बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे ये वाली फोटो इनफैक्ट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आते हैं परासल आइलैंड्स। यहाँ पर ये लाल रंग का निशान है यानी कि इसके ऊपर क्लेम चाइना का भी है। उसके बाद लाइट ब्लू कलर का निशान है यानी कि इसके ऊपर क्लेम जो है वो ताइवान का भी है। और यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का निशान है यानी कि इसके ऊपर जो क्लेम है वो आपको वियतनाम का भी देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद स्पार्टली आइलैंड्स की, तो स्पार्टली आइलैंड्स में सबसे पहला क्लेम तो ऑब्वियसली चाइना का है। जहां पे दोस्तों चाइना है वहां पे ऐसा मान लीजिए कि विदाउट फेल आपको ताइवान तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर डार्क ब्लू कलर का भी यहाँ पे निशान है यानी कि वियतनाम का भी इस पे दावा कर रहा है। और क्योंकि इसमें पिंक कलर का भी निशान है यानी कि इसके ऊपर फिलीपींस भी दावा कर रहा है। सिमिलर कहानी आपको इनफैक्ट इसमें जो है मलेशिया भी दावा करता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन कलर का निशान भी आपको देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर स्पार्टली आइलैंड्स के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंट्रीज आपकी यहाँ पे इसको डिस्प्यूट में मानती हैं। इसके बाद स्कारबोरो शोल के बारे में बात करें तो नंबर 1 चाइना, ऑब्वियसली नंबर 2 ताइवान, नंबर 3 वियतनाम और नंबर 4 फिलीपींस आपको देखने को मिलता है। ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स और यहाँ पे स्कारबोरो शोल है जो कि इन तीनों को लेकर जो है यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से विवाद चल रहा है। परासल आइलैंड्स आप देखिए डिस्प्यूट बिटवीन वियतनाम, चाइना एंड ताइवान। और साथ में यहाँ पे
जो है इसके बाद अगर हम देखें स्पार्टली आइलैंड्स, तो डिस्प्यूट बिटवीन वियतनाम, चाइना, ताइवान, मलेशिया एंड फिलीपींस। एंड फाइनली अगर बात करते हैं स्कारबोरो शोल की, तो डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, फिलीपींस, वियतनाम एंड ताइवान। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ईजियर कि अगर आप इसको इस तरीके से याद कर लें, बहुत आसान है, बड़ी ही सिंपल सी इमेज बनी हुई है। यहाँ पे सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ अगर आप जाएंगे तो उस केस में कौन से आइलैंड्स किस तरीके से आएंगे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस आइलैंड पे किस किस कंट्री का डिस्प्यूट है, तो वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक और यहाँ पे आइलैंड आता है जो कि अगेन साउथ चाइना सी में ही आता है, जहाँ पर आपका आइलैंड है नतूना आइलैंड। इसको एक्चुअली डिस्प्यूटेड आइलैंड कहना थोड़ा सा गलत होगा। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आसपास चाइना घूमने की बहुत कोशिश करता रहता है और घूमता भी है, लेकिन ये आइलैंड का जो आज की डेट में कंट्रोल है वो इंडोनेशिया के पास आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपको मालूम है, ये इंडोनेशिया की कंट्री है दोस्तों। यहाँ पर इंडोनेशिया के कई सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो ये वाले जो नतूना आइलैंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज नतूनाज, ये असल में एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि अगेन साउथ चाइना सी में देखने को मिलता है। इसके ऊपर कंट्रोल इंडोनेशिया का है, लेकिन चाइना कई बार नतूना आइलैंड का जो EEZ है यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें आपको कई बार देखने को मिल जाता है। और इंडोनेशिया ऑब्वियसली इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं है, इस चीज़ के फेवर में नहीं है कि कोई बाहर की कंट्री आकर के हमारे EEZ में हमसे बिना पूछे घूमे या फिर किसी प्रकार का कोई भी वॉरशिप या फिर किसी भी तरह की चीज़ को लेकर आए। नेक्स्ट, इंडोनेशिया एक और वजह से न्यूज़ में था, और ये वजह इनफैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपनी राजधानी को शिफ्ट करने की घोषणा करी है। इनकी पुरानी राजधानी आपको मालूम होगा ये है, दैट इज़ जकार्ता। ये इंडोनेशिया के अलग अलग आइलैंड्स आपको मालूम होने चाहिए। ये सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है, उसके बाद ये जावा आइलैंड इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला आइलैंड है ये भी इंडोनेशिया में ही आपको देखने को मिल जाता है। नाउ इंडोनेशिया ने अपने नए आइलैंड का जो नाम है उसको रखा है, क्या रखा है? नुसांतरा। न्यू कैपिटल विल बी कॉल्ड नुसांतरा, मीनिंग आर्कीपेलागो इन जावानीज। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सो इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल को जो बदला तो उन्होंने अपने आइलैंड को भी बदल दिया, यानी कि उनका जो पुराना आइलैंड था वो तो आपको जावा में के अंदर देखने को मिलता था उनका कैपिटल, लेकिन अब उनका जो आइलैंड है दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट कालीमंतन। ईस्ट कालीमंतन के अंदर जो आने वाला शहर है उसका उन्होंने नामकरण भी अभी किया है, जिसका नाम है नुसांतरा। सो उनका नया कैपिटल अब नुसांतरा के नाम से आपको देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर कई सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी कि यहाँ पर जो इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल को असल में क्यों बदला है। जो प्रमुख कारण था वो बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंटल रीजंस थे। जकार्ता में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो चुका था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसपास डिफॉरेस्टेशन हो चुका था, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट हैड टू टेक अ कॉन्शियस कॉल कि वो अपने आइलैंड को एक ऐसी जगह पे लेके जाएं, अपने कैपिटल को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पर कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो उतनी ज़्यादा उनको जो है उसको कंट्रोल में कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगालेगा आइलैंड्स की, मॉरिशस के बारे में। सो इसमें कई सारी खबरें सामने आती हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सी खबर सही है कौन सी खबर गलत है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि मॉरिशस ने ये वाले आइलैंड्स जो हैं वो इंडिया को दे दिए हैं सो दैट इंडिया अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे ला सके। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है हमारे लिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो मॉरिशस आपको मालूम होगा, पहली बात तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि ये इंडियन ओशन के अंडर ही आ जाता है इसलिए मैंने इसको इसी वीडियो में इंक्लूड किया। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये वाले आगालेगा आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा था कि इंडिया के द्वारा एक मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा है। कुछ यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं, कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं किसी को नहीं मालूम, बट एनीवेज आपको अगर सवाल आएगा तो केवल इतना आएगा कि आगालेगा आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखिए कि वो आपको मॉरिशस में देखने को मिलते हैं। और अगर ये पूछा जाएगा कौन से कॉन्टिनेंट में आएंगे तो वो एशिया में नहीं आएंगे, वो बल्कि अफ्रीका में आएंगे, बिकॉज मॉरिशस जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें शागोज आइलैंड्स के बारे में, तो शागोज आइलैंड्स भी अगेन आपको मालूम होगा, मॉरिशस हैज वेलकम द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस डिसीजन टू बैन द ब्रिटिश स्टैम्प्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड ऑन द शागोज आर्कीपेलागो। तो शागोज का आर्कीपेलागो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा मैप है। यहाँ पर मालदीव्स है दोस्तों, यहाँ पर सेशेल्स है और यहाँ पर आपको जो है नीचे जाकर मॉरिशस देखने को मिलता है। शागोज आइलैंड आपको यहाँ देखने को मिलता है, मालदीव्स के थोड़ा नीचे है। तो शागोज आइलैंड जो है मॉरिशस ने यहाँ पर क्या हुआ था कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने फैसला लिया था कि ब्रिटिश स्टैम्प्स जो हैं वो शागोज आर्कीपेलागो के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अगेन एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे उस पर्टिकुलर हिस्ट्री के। इसमें बस आपको क्या जानना है वो आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि शागोज आइलैंड्स में वैसे तो देखिए कई सारे आइलैंड्स आते हैं। सो आपको मालूम होगा जैसे भारत में लक्षद्वीप है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं।
उसी तरीके से मालदीव के आइलैंड्स हैं दोस्तों। जो लक्षद्वीप और मालदीव हैं, आपको मालूम होगा कि ये एक विशेष टाइप के आइलैंड्स होते हैं जिनको कि हम लोग ज्योग्राफी में अटॉल्स बोलते हैं। सो ये एक तरीके की कोरल रीफ्स हैं जो कि अटॉल्स की फॉर्म में बनी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये लक्षद्वीप भी अटॉल्स हैं, मालदीव भी अटॉल्स हैं, और जो शागोस आइलैंड्स हैं ये भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ अटॉल्स हैं। छोटे छोटे अटॉल्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि अगेन छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इनफैक्ट इसमें जितने भी सारे आइलैंड्स हैं, 50 से भी अधिक आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उन सभी आइलैंड्स में केवल शायद 1 या 2 आइलैंड्स ही हैं जो कि एक्चुअली इनहैबिटेड हैं। आपने नाम सुना होगा डिएगो गार्शिया का। सो डिएगो गार्शिया का जो आइलैंड है वो यहाँ पे इनहैबिटेड है, लेकिन इसके अलावा आपको शागोज आइलैंड्स में लोग देखने को नहीं मिलते हैं। शागोज आइलैंड्स जो है इसको एक और नाम भी दिया जाता है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, BIOT के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिकॉज ये ब्रिटेन की टेरिटरी है इंडियन ओशन के अंदर, और अभी भी ब्रिटेन ही उसको यहाँ पे जो है ब्रिटेन के ही रूल के अंडर वो फॉल करती है। सो ये फैसला लिया गया था UPU UN के द्वारा कि ब्रिटिश स्टैम्प्स जो है वो यहाँ पे बैन करी जाएंगी टू बी यूज्ड ऑन दी शागोस आर्किपेलागो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साक्टेंग रीजन की। इसकी चर्चा मैंने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के सेट में भी करी हुई है। सो साक्टेंग का जो रीजन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये वाला जो इलाका है ये भूटान में देखने को मिलता है। ये एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, और चाइना ने दावा किया है कि जो भूटान का ईस्टर्न साक्टेंग का रीजन है वो असल में चाइना का पार्ट यहाँ पे बनता है। सो इसके पहले क्या था कि चाइना और भूटान में कभी भी जो दिक्कतें आती थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी कि चाइना जो है वो यहाँ पे डोकलाम प्लाटू के ऊपर दावा करता था, यहाँ पे जकारलंग प्लाटू है, यहाँ पे पसारलंग प्लाटू है, तो इनके ऊपर दावा करता आया था। लेकिन पहली बार चाइना ने भूटान में ईस्टर्न पार्ट में जाकर के दावा किया है कि साक्टेंग की जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो भी असल में भूटान का हिस्सा नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है, और ये चीज़ इसलिए सुर्खियों में आई थी। सो इसकी लोकेशन को ध्यान रखिए, भूटान में कहाँ पड़ती है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आसाम है, इस तरफ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो इंडिया के संदर्भ में भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग मालदीव की बात कर लेते हैं। मालदीव को लेकर आपको मालूम होगा कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई थी कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था जिसका नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको कि साइन किया गया था। तो रिसेंटली द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट GMCP इन द मालदीव वॉज साइंड। इसमें दोस्तों बहुत सारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि मालदीव के छोटे से देश में बनने वाला है, और भारत उसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसमें प्रमुख रूप से कॉजवेज बनाए जाएंगे। कॉजवेज बेसिकली क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाएंगे जो कि मालदीव का जो मेन आइलैंड है ना उसको कनेक्ट करेंगे बाकी आइलैंड्स के साथ। तो यानी कि ये वाले आइलैंड को कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो जो मेन आइलैंड मालदीव का ये वाला है, यहाँ पर माले आपको कैपिटल देखने को मिलता है, इसका कनेक्शन होगा इसके साथ विलिंगिली के साथ, फिर इसका कनेक्शन होगा, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आइलैंड है इसका कनेक्शन होगा इसके साथ। इस तरीके से मालदीव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये वाला यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाने वाला है, और बहुत ही बड़े बड़े ब्रिजेस मालदीव के अंदर बनाए जाएंगे सो दैट कनेक्टिविटी मालदीव के अंतर्गत बेहतर हो सके। मालदीव में एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए अटॉल है जिसका नाम है अड्डू अटॉल। सो दोनों कंट्रीज इंडिया और मालदीव ने कई सारे MOUs को साइन किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग दी अड्डू टूरिज्म जोन। अड्डू की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नॉट गोइंग टू, हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अड्डू अटॉल के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मालदीव के दोस्तों सबसे ज़्यादा साउथ में आपको देखने को मिलता है। इट इज़ द सदर्न मोस्ट अटॉल, और ध्यान रखिए ये इक्वेटर के नीचे आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करेगा, ना कि नदर्न हेमिस्फेयर में, और इसका दूसरा नाम भी है दैट इज सीनू अटॉल। और इसी पर्टिकुलर अटॉल को एक टूरिज्म जोन में डेवलप करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में एक समझौता फाइनली साइन करवा दिया गया है। कौन कौन दो कंट्रीज, इंडिया एवं मालदीव। अड्डू अटॉल के बारे में कुछ कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूं। सो रिसेंटली क्या हुआ था, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, ये हाल ही में मालदीव के दौरे पर गए थे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इनकी जो फ्लाइट थी वो लैंड करी थी अड्डू अटॉल में, और अड्डू अटॉल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है जिसका नाम है गन। तो ये वाले एयरपोर्ट पे ये गए थे, और अड्डू अटॉल की खासियत भारत के लिए इसलिए भी बन जाती है बिकॉज अड्डू अटॉल में जो सबसे इनिशियल सेटलर्स थे वो असल में भारत के जो 2 प्रमुख राज्य हैं गुजरात और बिहार, यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। और अड्डू एक विशेष सिटी इसलिए भी मानी जाती है बिकॉज मालदीव में सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी भी अड्डू के नाम से ही जानी जाती है। और भी कई सारी बातें हैं यहाँ पर जो है
आई थिंक कुछ और चीज़ें भी इस्टेब्लिश करवा रहा है जो कि भारत के द्वारा ही करवाई जा रही हैं। हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक कुछ बातों को ध्यान रखिए जो कि हाल ही में हुई हैं, इसको लेकर सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। तो बांग्लादेश के संदर्भ में 3-4 चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले तो चाटोग्राम पोर्ट, जिसको आप लोग अक्सर चिटागोंग पोर्ट बोलते हैं, उसको चाटोग्राम पोर्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, बिकॉज जो एरिया है उसको चाटोग्राम कहा जाता है। पोर्ट का नाम अभी भी चिटागोंग ही है, लेकिन जो उसका एड्रेस है, जो उसका एरिया है ना, उसको चाटोग्राम कहा जाता है। सो चाटोग्राम पोर्ट और साथ में मोंगला पोर्ट, दोनों को बेसिकली क्या हुआ है, हाल ही में अगेन आपको मालूम होगा, भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये गए थे बांग्लादेश के दौरे पर, और वहाँ पर जाकर के जो बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना जी, उन्होंने इंडिया को ऑफर किया है कि आप जो है इन दोनों पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आगे जाकर के अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो मोंगला पोर्ट कहाँ देखने को मिलता है? मोंगला पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है, और चाटोग्राम पोर्ट या फिर चिटागोंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भारत की 2 स्टेट्स आपको मालूम होंगी, एक स्टेट यहाँ पे आती है, एक स्टेट यहाँ पे आती है। यहाँ पर आपकी स्टेट आती है त्रिपुरा के नाम से, और यहाँ पर आपकी स्टेट आती है मिजोरम के नाम से। सो दीज आर द 2 स्टेट्स जो कि डायरेक्टली यहाँ बॉर्डर टच करती हैं, और अगर ये पोर्ट्स पे भारत को एक्सेस मिलता है तो इन दोनों स्टेट्स के लिए भारत को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है पेट्रापोल। पेट्रापोल क्या चीज़ है? पेट्रापोल अगर आप देखेंगे यहाँ पर है। सो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपको मालूम होगा कि इंडिया दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश जो है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में व्यापार बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, और टेक्सटाइल का व्यापार बहुत बड़े स्तर पे होता है। इसीलिए कई सारी आपको आईसीपीज देखने को मिलती हैं जो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनाई गई हैं। इनमें से एक आईसीपी है पेट्रापोल वेस्ट बंगाल में, जो कि आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। कई सारी आईसीपीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई सारी आईसीपीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए आपके सामने हमने इसकी फोटो यहाँ पे शेयर करी है। इसके बाद बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक और आइलैंड है जो कि सुर्खियों में था। आपको मालूम होगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के बारे में, जो कि म्यांमार से जब उनका एक्सोडस हुआ था और वहाँ पे बहुत जो है बड़े लेवल पे उनका जेनोसाइड भी हुआ था, तो उस टाइम पे जब वो वहाँ से भाग निकले थे तो कई सारे जो रोहिंग्याज हैं वो असल में बांग्लादेश में आकर के सेटल होना शुरू कर दिए थे। और इनिशियली उनकी जो सेटलिंग थी वो बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में आपको देखने को मिल रही थी। अब क्या हुआ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि हम इनको कॉक्स बाज़ार से निकाल करके बेसिकली भसनचार आइलैंड के ऊपर भेजने वाले हैं। सो ये रहा भसनचार का आइलैंड, और इसीलिए ये न्यूज़ में था कि ये वाला एक कैंप है जो कि रोहिंग्या के रिफ्यूजीज़ के लिए बांग्लादेश के द्वारा तैयार करवाया गया है। ये एक नया कैंप है, इसके पहले यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं थी, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा ही बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट अखौड़ा त्रिपुरा में है, यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट देखने को मिल जाती है। सो ये अगेन यहाँ पे बीएसएफ रहती है इस चेक पोस्ट के ऊपर अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको लेकर बल्कि एक रेल लिंक है जिसको अगेन दोनों देशों ने मिलकर के बनाया है। और यहाँ पर भी आप देखिए अखौरा बांग्लादेश में है, अगरतला जो है वो आपको त्रिपुरा में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल के संदर्भ में, तो जोगबानी है बिहार में, यहाँ पर भी आपको आईसीपी देखने को मिलती है। ये देखिए आपके सामने है, थोड़ा जूम इन करता हूँ, थोड़ी बेटर आपको लुक आएगी। यहाँ पे जोगबानी है दोस्तों, और यहाँ पे ऊपर बिरतनगर है। तो ये जोगबानी बिरतनगर वाली आईसीपी आपको देखने को मिल रही है। कई सारी यहाँ पे आईसीपीज और भी हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर आईसीपी जो कि देखने को मिलती है। सवाल कैसे आएगा कि जोगबानी जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो जोगबानी जो है वो बिहार में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट मोतिहारी अमलेखगंज, ये थोड़ी पुरानी चीज़ है, लेकिन क्योंकि बहुत ही मेजर डेवलपमेंट थी इसलिए मैंने इसको फिर भी कवर कर लिया है। दोस्तों ये कहानी है सन 2019 की। उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन को शुरू किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट ऑयल पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। है तो ये छोटी सी, लेकिन बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। 69 किलोमीटर्स की पाइपलाइन है जो कि बिहार के मोतिहारी से शुरू होती है और नेपाल के अमलेखगंज तक जाती है। इसको लेकर जो है लगभग 325 करोड़ खर्चा आया था एंड 2 मिलियन टन मोटर फ्यूल इज इट्स एनुअल व्हीलिंग कैपेसिटी। इसमें क्या है कि ऑब्वियसली इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर इस पाइपलाइन के माध्यम से भारत जो है वो यहाँ पे ऑयल भेजता है तो उस केस में नेपाल में जो ऑयल के दाम है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इसकी खासियत ये भी थी, इट वॉज द फर्स्ट साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर एंड ऑल्सो द फर्स्ट ऑयल पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो मोतिहारी जो कि आपको मालूम होगा बिहार में आता है और अमलेखगंज जो कि नेपाल में आता है, दोनों के बीच में इस पाइपलाइन को एस्टैब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं म्यांमार के बारे में। एक दो जगहें हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मोरे के नाम से जगह आती है। अगेन यहाँ पे आईसीपी है जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है। ये देखिए मोरे जो है वो यहाँ पर आपको मणिपुर में देखने को मिलता है और इस तरफ आपको तामू देखने को मिलेगा, वेरी क्लोज ओवर हेयर। सो मोरे इन मणिपुर एंड तामू इन म्यांमार आपको देखने को मिल जाता है। नाउ यहाँ पर आपको अगेन बता दूं कि ये वाली जो आप सड़क यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, ये असल में एक आईएमटी का हाईवे है जो कि इंडिया ने प्लान किया था। तो आईएमटी का जो हाईवे है, ये आई है, ये एम है और ये टी है। सो टी बेसिकली हेयर स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, ये टी है, ये टी है बेसिकली हेयर स्टैंड्स फॉर थाईलैंड। सो यहाँ पर ये स्टार्ट होता है इंडिया में मणिपुर से, उसके बाद म्यांमार में ये मांडले से होके जाता है और उसके बाद थाईलैंड में ये फाइनली माई सॉर्ट तक जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा हाईवे है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है, कुछ खत्म नहीं हुई हैं। सो वंस जो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आईएमटी वाला हाईवे भी आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रखाइन स्टेट के बारे में। तो रखाइन स्टेट जो है, रखाइन स्टेट असल में म्यांमार का वो इलाका था जहाँ पर आपको रोहिंग्यास देखने को मिल रहे थे और यहीं से रोहिंग्यास का बेसिकली एक्सोडस हुआ था आज से कुछ साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले की बात है। और उसी के बाद वो लोग जो है मैक्सिमम बांग्लादेश में जाकर रहने लगे। कई सारे रोहिंग्यास आपको कई सारे अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं, कुछ रोहिंग्यास आपको भारत में भी देखने को मिल जाते हैं। सो ये रखाइन स्टेट आप यहाँ पे देख सकते होंगे, इसका बॉर्डर जो है ये टच करता है बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी के साथ और इधर जो है आपका म्यांमार है। तो ये रखाइन स्टेट जो है, डोंट कंफ्यूज इट, ये म्यांमार का ही एक हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस। वहाँ पर जो आर्थिक और राजनीतिक संकट चल रहा है उसके चलते बहुत ज़्यादा श्रीलंका से खबरें आ रही हैं। सो कुछ कुछ चीज़ों की बात करते हैं। ये वाला मैप उतना अच्छा नहीं है, ये वाला मैप थोड़ा बेटर है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस मैप में देखिए ट्रिंकोमली के नाम से पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाफना के नाम से जगह है जो कि आपको नॉर्दर्न श्रीलंका में देखने को मिलती है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कोलंबो देखने को मिलेगा, ये श्रीलंका की कैपिटल है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको गैल देखने को मिलेगा, गैल भी इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको हम्बनटोटा देखने को मिलेगा। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर मेरी फोटो सामने आ रही होगी, मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सो यहाँ पर एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये ऊपर ट्रिंकोमली है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका श्रीलंका के आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट पे। सदर्न कोस्ट पे आपको हम्बनटोटा देखने को मिल रहा है, गैल देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कोलंबो देखने को मिल रहा है और नॉर्दर्न साइड पे आपको जाफना देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्यों हर कोई इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंडिया ने साइन किया MOU टू डेवलप द ट्रिंकोमली पोर्ट। तो यहाँ पर चाइना के द्वारा बेसिकली जो पोर्ट चाइना को दिया गया था श्रीलंका के द्वारा, दैट वाज दी हम्बनटोटा पोर्ट, और इंडिया को बदले में मिला है ट्रिंकोमली पोर्ट। इससे बेसिकली हमारी प्रेजेंस इंडियन ओशन में और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोलंबो पोर्ट, इंडिया जापान यहाँ पे मिलकर के ऑयल टर्मिनल बनाने वाले हैं कोलंबो के ईस्टर्न पोर्ट में, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैंने कहा कि गैल भी न्यूज़ में था। तो दोस्तों गैल न्यूज़ में इसलिए था, जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ एक कार एक्सीडेंट में। तो वो उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उनका जो पहला टेस्ट मैच था वो असल में उन्होंने श्रीलंका में गैल में आके खेला था। तो इसीलिए गैल रेलिवेंट है। ऐसे ही फैक्ट था, न्यूज़ में आया तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, शायद आपको थोड़ा ध्यान रहे। जो क्रिकेट फैंस हैं उनको मालूम होगा कि श्रीलंका में गैल में अच्छा स्टेडियम भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जाफना के बारे में। तो जाफना जो है वो तमिल मेजॉरिटी पेनिनसुला है जो कि आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे जाफना के नाम से फेमस है। नेक्स्ट एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्वादर पोर्ट के बारे में। इसमें हम लोग अगेन आपको मालूम होगा सीपेक के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों जो सीपेक है ना, उसका जो दूसरा एंड है वो आपको ग्वादार में देखने को मिलता है। तो शुरू यहाँ पे काशगर में होता है जो कि चाइना में है, और एक एंड होता है ग्वादार में जो कि बलूचिस्तान के प्रांत में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चाइना के द्वारा एक पोर्ट बनाया जा रहा है सो दैट चाइना अपनी प्रेजेंस को अरेबियन सी में भी स्ट्रॉन्ग कर सके। ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाता है। शुरू करते हैं दोस्तों, आज की जो पहली प्लेस इन न्यूज़ है दैट इज चाबहार पोर्ट, ईरान। सो हमने कल के लेक्चर को जब समाप्त किया था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ग्वादार पोर्ट के बारे में। मैंने ग्वादार पोर्ट के बारे में आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्ट है ये बेसिकली चाइना डेवलप कर रहा है एज पार्ट ऑफ द सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चाइना ग्वादार पोर्ट को डेवलप कर रहा है सो दैट वो जो है अरेबियन सी में अपने एक्सेस को इम्प्रूव कर सके। उसी चीज को एक तरीके से काउंटर करने के लिए इंडिया के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि हम लोग भी चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे, जो कि अगर आप देखेंगे तो ग्वादार पोर्ट के बहुत ही नज़दीक में देखने को मिलता है।
इस वाले एरिया को हम लोग गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं। आपको मालूम होगा ये ओमान का देश है तो इसको गल्फ ऑफ ओमान बोला जाता है। और ये जो आपका चाबहार का पोर्ट है ये आपको गल्फ ऑफ ओमान के अंदर देखने को मिल जाता है। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम ट्रेड एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव फॉर इंडिया। ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पर आप देखिए कांडला से किस तरीके से इसका कनेक्शन भारत बना रहा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि एक और चीज है जो कि पिछले कई सारे सालों से सुर्खियों में चल रही है, दैट इज INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उसका भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है चाबहार पोर्ट। सो देयर आर वेरियस रीजंस जिसके चलते चाबहार पोर्ट जो है वो सुर्खियों में रहता है और इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ये ईरान के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगली हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था, इंडिया ने पहला इंडिया सेंट्रल एशिया का जो समिट है उसको होस्ट किया था इन वर्चुअल फॉर्मेट। दोस्तों सेंट्रल एशिया में कुल मिला के 5 प्रमुख कंट्रीज आती हैं। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका तजिकिस्तान है और इधर आपका किर्गिस्तान है। और भी कुछ कंट्रीज हैं लेकिन पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो कजाकिस्तान सबसे पहले, अगर आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो गाइज कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो बेसिकली आपका है नूर सुल्तान। आपको मालूम होना चाहिए इसका पुराना कैपिटल कोई और था लेकिन इसका नया कैपिटल जो है वो नूर सुल्तान है। और नूर सुल्तान कजाकिस्तान के ही जो पहले PM रह चुके हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए PM रहे थे। आई थिंक 25 से 30 साल के आसपास का उनका PMशिप का टाइम था। उनका नाम नूर सुल्तान था और उनके नाम के ऊपर ही इस पर्टिकुलर जगह को नाम नूर सुल्तान दिया गया है। उसके बाद उज्बेकिस्तान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान में आपको कैपिटल देखने को मिलता है ताशकेंत। ताशकेंत आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा। ताशकेंत फाइल्स के नाम से मूवी भी है। सो अगेन आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू कि ये एक अगेन काफ़ी पॉपुलर जगह है। ताशकेंत उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। इसके बाद बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तुर्कमेनिस्तान अगेन वैसे भी न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ द तापी पाइपलाइन जो कि इंडिया ने काफ़ी साल पहले साइन करा था। तापी पाइपलाइन स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशकाबाद और अशकाबाद एक अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। देन वी आर कमिंग टू तजिकिस्तान। तजिकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज दिस प्लेस कॉल्ड एज दुशांबे। इसको मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते होंगे तजिकिस्तान का जो कैपिटल है दैट इज दिस प्लेस कॉल्ड एज दुशांबे। एंड फाइनली किर्गिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ये छोटी सी कंट्री है जिसका अगेन कैपिटल है बिश्केक। तो इनके कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसको लेकर सवाल पूछने की बहुत संभावना बनती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली कंट्री है अजरबैजान के नाम से। देन वी हैव दिस कंट्री ऑफ अर्मेनिया। ठीक है, यहाँ पर जो अर्मेनिया है उसका कैपिटल आपको अगेन मालूम होना चाहिए कि दैट इज उसका कैपिटल जो है वो येरेवान है। ठीक है, अजरबैजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। तो ये भी थोड़े बहुत चीज़ें आपको यहाँ मालूम होनी ज़रूरी हैं। सवाल इस तरीके से ही आता है कि ये वाली जो कंट्री, ये वाली जो सिटीज़ हैं आपको कौन सी कंट्रीज़ में देखने को मिलती हैं। और इतना आसान सवाल होता है तो फिर अगर उसको भी कभी मतलब गलत होता है, दुख होता है कि क्यों गलत कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे गलत आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बागरम एयरफील्ड की। तो बागरम एयरफील्ड आपको मालूम होगा कि ये वाली जो एयरफील्ड थी ये असल में यूएसए का बहुत बड़ा एयरबेस था जो कि अफगानिस्तान में यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर नियरली 20 ईयर्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ था कि ये वाला जो एयरबेस था, आपको बता दूं इसकी ऐतिहासिक तौर पे इट वाज फर्स्ट बिल्ट बाय द सोवियत, लेकिन अभी जो है ये यूएसए इसका इस्तेमाल कर रहा था अपने जो उनके अफगानिस्तान में ऑपरेशंस चल रहे थे। यूएसए ने रिसेंटली एग्जिट किया है अफगानिस्तान से, आपको मालूम होगा जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है। सो ये बागरम एयरबेस है। ये आप देखेंगे तो ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है। और ये वाली जो बाउंड्री है यहाँ पे जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली बाउंड्री इंडिया है। तो इसीलिए क्योंकि ये बाउंड्री पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा बागरम एयरबेस, काबुल के बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यूपीएससी पहले इस चीज़ को लेकर सवाल पूछ चुकी है। मज़ार शरीफ अगर आप जाके देखेंगे पुरानी प्लेसेस न्यूज़ में से मज़ार शरीफ को लेकर सवाल आया हुआ है। हेरात भी इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद कांदाहार तो एज़ यूजुअल इंपॉर्टेंट जगह है ही है। सो ये कुछ जगहें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि ये आपको देखने को मिलती हैं अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ज़रांज अफगानिस्तान की। ज़रांज अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ज़रांज इंपॉर्टेंट 2-3 कारणों की वजह से है। पिछले साल न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इट वाज द फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल टू फॉल टू द तालिबान सिंस द यूएस हैज़ रीच्ड अ डील विद द ग्रुप फॉर अ यूएस पुल आउट इन 2020। तो पिछले साल जब तालिबान जो है वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ज़रांज वाज द पहला प्रांतीय राजधानी थी जो कि असल में तालिबान के सामने झुकी थी। सो ज़रांज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इम्पॉर्टेंट सड़क है
जो कि भारत के द्वारा बनाई गई है, ज़रांज डेलाराम रोड। ये वाली जो रोड है दोस्तों, ये भारत के द्वारा बनाई गई है और ये भी आपको अफगानिस्तान के ही अंदर देखने को मिल जाती है। दैट इज़ वन मोर रीज़न, क्योंकि इंडिया ने इसको डेवलप किया है, इसलिए भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट ये बन जाती है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान में पंजशीर वैली की। तो पंजशीर, आपको मालूम होगा पंजशीर का जो प्रोविंस है ये बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको ध्यान होगा तो एक बहुत अच्छा जो रेजिस्टेंस था जो कि तालिबान के सामने पेश किया था, वो असल में पंजशीर के जो वहाँ पे लोग थे उनके द्वारा रेजिस्टेंस पेश किया गया था। पंजशीर जो है ये हिंदू कुश माउंटेन्स में लोकेटेड है एंड द एंटायर वैली इज लोकेटेड अलोंग पंजशीर रिवर विच फ्लोज ऑल अलोंग इट्स लेंथ। इसमें आपको जितने भी लोग देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वैली आर एथनिक तजीक्स, यानी कि जो तजिकिस्तान के लोग हैं ना, वो वाले लोग आपको यहाँ पे पंजशीर के प्रोविंस में देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे बॉर्डर भी है, अगेन आप लोग देख लीजिए, ये बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान शेयर करता है तजिकिस्तान के साथ। तो काफ़ी सारे लोग जो पंजशीर में है, काफ़ी सारे लोग क्या बल्कि अधिकतर लोग जो पंजशीर में है वो आपको तजिकिस्तान के ही लोग देखने को मिल जाते हैं। तो ये फिर से बल्कि न्यूज़ में आया था, जस्ट आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि पंजशीर का जो रेजिस्टेंस है वो एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और वो लोग एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान का जो होल्ड है उसको अफगानिस्तान में कम करने की कोशिश की जा सके। नेक्स्ट ब्लैक सी की बात करेंगे। वैसे दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज सपोज टू बी इन द नेक्स्ट पार्ट, बट चलिए कोई बात नहीं। ब्लैक सी को लेके यूपीएससी अगेन क्वेश्चन पूछ चुकी है कि टर्की जो है वो कौन से दो सागरों के बीच में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिटरेनियन सी है और यहाँ पर आपका ब्लैक सी है। सो नॉर्थ में आपको ब्लैक सी देखने को मिलती है, साउथ में आपको मेड सी देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपका फोकस और कुछ चीज़ों पे लेके जाना चाहूँगा। रशिया फायर्ड द वार्निंग शॉट्स एट अ ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन द ब्लैक सी। थोड़ी पुरानी खबर है, पिछले साल में ही हुआ था ये, ठीक है। तो एक ब्रिटिश का डिस्ट्रॉयर था, ब्रिटेन का डिस्ट्रॉयर था जो कि ब्लैक सी में आ पहुंचा था, तो उसके ऊपर रशिया ने कुछ वार्निंग शॉट्स को फायर किया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग क्रीमियम पेनिनसुला बोलते हैं। क्रीमिया का जो पेनिनसुला है जो कि रशिया ने सन 2014 में एक्वायर कर लिया था, राइट गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका सी ऑफ अजोव है, ठीक है, ये आपका सी ऑफ अजोव है। ये यूक्रेन की बाउंड्री है, यहाँ पर ये रशिया की बाउंड्री है। ये इस तरफ रशिया है, इस तरफ यूक्रेन है, ठीक है। और इस बार जब रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट करी थी तो थोड़ा से इसके ऊपर यहाँ पे डोनेट्स्क के जो इलाके हैं वहाँ से रशिया के द्वारा इन्वेजन को स्टार्ट किया गया था। बल्कि इस बार इन्वेजन का उन्होंने एक फ्रंट जो है ओडेसा से भी बनाया था एंड ऑब्वियसली यहाँ पर तो रशिया की पूरी आर्मी तैनात है ही है, तो यहाँ से तो ये लोग जो हैं इसको अटैक कर ही रहे थे, ठीक है। सो कुछ इसके बारे में डिस्कशंस और भी करेंगे आने वाले सेट में, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैक सी है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं यहाँ पर आपके सामने है। ये इधर तो एक तो यूक्रेन हो गई, इधर आपकी रशिया हो गई, इधर जॉर्जिया हो गई, नीचे टर्की हो गई, ठीक है। इधर आपको बल्गेरिया देखने को मिलती है, इधर रोमानिया देखने को मिलती है। मोल्डोवा जो है वो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये सर्बिया, मैकेडोनिया, ये सब भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अंडरस्टूड गाइस। इस तरह के सवाल अक्सर यूपीएससी पूछती रहती है। अर्मेनिया भी यहाँ पे नहीं है, आई थिंक ये सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। ब्लैक सी जो है वो अर्मेनिया के बॉर्डर पे नहीं है। नेक्स्ट लेबनन है। लेबनन और यहाँ पे गोलान हाइट्स, दोनों को मैं एक साथ करूंगा कवर, ठीक है। सो ये वाला जो एरिया है, अगेन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन, इनफैक्ट 2 बार क्वेश्चन मेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को लेके पूछा जा चुका है। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका कोस्ट है मेड सी का, यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलती है। इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में ये जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ये वाली जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये लेबनन की बाउंड्री है। और दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस तरीके से जो बाउंड्री मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली बाउंड्री जो हमने ड्रॉ कर दी है, तो ये अगर इजराइल है, ये जॉर्डन है और ये रहा आपका सीरिया। सो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पार्ट था, इस पूरे के पूरे पार्ट को कहा जाता है गोलान हाइट्स। ये असल में एक तरीके से यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं, बहुत ऊंचे माउंटेन्स नहीं है, थोड़े से ज़्यादा ऊंचे माउंटेन्स नहीं है। ये जो माउंटेन्स थे ये हिस्टोरिकली सीरिया के पास थे, लेकिन एक युद्ध हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच में, जब इजराइल ने इन माउंटेनियस एरियाज को कैप्चर कर लिया था, तो तब से इजराइल ही इनको कंट्रोल करता आ रहा है। ये वाले जो गोलान हाइट्स हैं, अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे, इवन दो डिस्प्यूटेड है, लेकिन फिर भी इसका जो कंट्रोल है वो आज की घड़ी में आपको इजराइल के पास देखने को मिल जाता है। लेबनन क्यों न्यूज में था? बिकॉज रिसेंटली इजराइल शॉट आर्टिलरी फायर इन रिटेलिएशन टू इरानियन बैड लेबनीज ग्रुप हेजबोला फायरिंग ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम लेबनन। तो लेबनन में आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो है एक ग्रुप है हेजबोला के नाम से,
जो कि काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने कुछ फायरिंग करी थी, उसके बदले में इनके द्वारा जो है कुछ फायरिंग इजराइल के द्वारा यहाँ से करवाई गई थी। सो ये कहानी थी, लेबनान इसलिए न्यूज़ में था। बस इतना ध्यान रखिए कि लेबनान जो है वो मेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो सवाल यूपीएससी में आया था वो ये था कि क्या जॉर्डन मेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो जी नहीं, वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। गोलान हाइट्स, ये देखिए, इट वाज कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया बाय इजराइल ड्यूरिंग द 6 डे मिडल ईस्ट वॉर ऑफ 1967। ये वाला एरिया है गोलान हाइट्स का, और इसका सी ऑफ गैलीली जो है ये आपको इसके लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से भी सवाल, इनफैक्ट गोलान हाइट्स को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कि ये वाला जो एरिया है ये कहाँ देखने को मिलता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग वेस्ट बैंक की बात करते हैं, तो इसको लेकर तो आई थिंक सवाल आना बस ऑलमोस्ट तय है, कभी भी सवाल आ सकता है। दोस्तों, पिछले साल जब इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो काफ़ी, इजराइल और जो हमास के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा तनाव शुरू हो चुका था, तो ये आपको ध्यान रखोगा, ये गाज़ा की पट्टी है, दिस इज़ द गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर है वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक है। अगर आप सोचते हैं कि ये इजराइल के ईस्ट में होने के बावजूद ये वेस्ट बैंक क्यों है, तो असल में वेस्ट बैंक एक टाइम पे जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था। दैट्स अ वेरी वेरी बहुत ही पुरानी कहानी है, वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ओवर देयर, लेकिन ये जॉर्डन का हिस्सा था क्योंकि जॉर्डन के वेस्टर्न साइड पे है, इसीलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता था, ठीक है। लेकिन वैसे जो है ये इजराइल में आपको ईस्टर्न तरफ देखने को मिलता है, और ये आपका वेस्ट बैंक है। जेरूसलम आपका ये रहा, बिल्कुल वेस्ट बैंक के इस कोने पे आपको जेरूसलम देखने को मिलता है। दिस इज योर गाजा स्ट्रिप। ये आपका टेल अवीव है, जो कि इजराइल की राजधानी भी है। So recently, Israel Supreme Court has rejected a petition against the eviction of more than 1,000 Palestinian inhabitants of a rural part of the occupied West Bank in an area which Israel has designated for military exercises. Next, Sinai Peninsula, ये क्यों न्यूज़ में था? Because of your आपका जो सुएज कनाल है। So सुएज कनाल आपको मालूम होगा, जो सुएज कनाल का एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है एक बहुत ही बड़ा कंटेनर शिप था जिसका नाम था एवर गिवन। इट हैज़ रन अग्राउंड, तो ये बीच में अटक चुका था। अगर आपको ध्यान होगा तो उस टाइम पे जब ये अटका था तो सुएज कैनाल का पूरा ट्रैफिक रुक चुका था। सुएज कैनाल बहुत ही ज़्यादा बिजी, इनफैक्ट बिजी का बिजिएस्ट रूट कहूँगा मैं, बिजिएस्ट वाटरवे है दुनिया में, जो कि यूरोप को और एशिया को जोड़ता है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट वाटरवेज एंड द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और जब ये रुका था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिली थी। तो ये आपका सुएज कैनाल है, इधर निकलता है रेड सी में, इधर निकलता है मेड सी में, ठीक है। और सुएज कैनाल का जो पूरा रेगुलेशन है या मॉनिटरिंग है वो इजिप्ट करता है। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ ओमान, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये आपकी ओमान की कंट्री है, ठीक है। ये ओमान की कंट्री है और इसीलिए इस एरिया को गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। यहाँ कहीं पे आपको चाबहार का पोर्ट देखने को मिलता है। ये आपकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज देखने को मिल जाती है। ओमान के कुछ इंपॉर्टेंट शहर आपको बता दूं कि एक तो ओमान का जो कैपिटल है दैट इज़ मस्कट, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद डुकुम, ठीक है, पोर्ट ऑफ डुकुम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी यहाँ पे काफ़ी सारे MOU साइन कर चुका है डुकुम की इस्तेमाल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सलाला भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है जो कि आपको ओमान में देखने को मिल जाता है। सो ईरान हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ऑयल टर्मिनल इन द गल्फ ऑफ ओमान टू अलाउ ईरानियन टैंकर्स टू अवॉइड यूजिंग द स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो ईरान के द्वारा अपना पहला ऑयल टर्मिनल गल्फ ऑफ ओमान में खोला गया है, सो दैट जो इनके टैंकर्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के थ्रू ना जाना पड़े, बिकॉज ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आपको मालूम होगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अक्सर जो है वो बढ़ा रहता है। उस चीज़ से बचने के लिए या उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि यहाँ पर करी गई है ईरान के द्वारा इन द गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट, नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है पिछले साल बहुत सुर्खियों में रहा। सन 2020 में 21 में थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई। तो ये जो है इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज की डेट में इसको कौन जो है वो कंट्रोल करता है, देखिए कोई भी जब टेरिटरी डिस्प्यूटेड होती है तो इंटरनेशनली उसको किसी ना किसी कंट्री का पार्ट माना जाता ही है। तो UN जो है वो किसी ना किसी कंट्री का पार्ट उसको मानती ही है। तो नागोर्नो काराबाख की बात करें, इसको हम लोग अर्थसाक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। It is internationally recognized as part of Azerbaijan. तो recently decades old conflict over Nagorno-Karabakh between Armenia and Azerbaijan it has resurfaced. कहानी सुपर कॉम्प्लेक्स है, रेलेवेंट उतना नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कंप्लीटली दो अलग कंट्रीज के बारे में कहानी है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि ये वाला इलाका कहाँ पड़ता है। तो ये आपका आर्मेनिया की बाउंड्री है, ठीक है, ये आपकी आर्मेनिया की बाउंड्री है।
और ये वाला जो पार्ट है नागोर्नो काराबाख का पार्ट है। ये जो बाकी मैंने पार्ट यहाँ पे मार्क नहीं किया, ये वाला पार्ट, ठीक है, काफ़ी सारा पार्ट यहाँ पे डिस्प्यूटेड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ताइवान स्ट्रेट के बारे में। ताइवान स्ट्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट अगेन क्यों न्यूज़ में रहता है, बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में अक्सर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। चाइना और ताइवान के बीच में दिक्कतें तो होती ही रहती हैं। सो रिसेंटली जो ताइवान स्ट्रेट था वो पहली बार क्वाड की बातचीत थी, उसमें ताइवान स्ट्रेट को लेके बात हुई थी। तो क्वाड जो है अक्सर इसको बनाया जाता है कि ये जो है एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है, हालांकि भारत ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन हाँ, क्वाड की बातचीत ने पहली बार हमें ताइवान की स्ट्रेट का नाम देखने को मिला। इसका दूसरा नाम फार्मोसा स्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। अब आप सोचिए कि ताइवान इसको ताइवान का स्ट्रेट बोलता है और ऑब्वियसली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको अपना नाम देना था, तो उन्होंने अपना नाम इसको फार्मोसा स्ट्रेट दिया हुआ है। सो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? ये इस तरफ चाइना है, इस तरफ ताइवान है, इस तरीके से आपका ताइवान स्ट्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट सेंकाकू आइलैंड्स, ये भी डिस्प्यूटेड है। ये इनफैक्ट जो डिस्प्यूट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सेंकाकू आइलैंड्स जो हैं, ये रहे आपके सेंकाकू आइलैंड्स, इनको दोस्तों कंट्रोल तो जापान करता है। तो जापान का जो नाम है वो इन आइलैंड्स के लिए सेंकाकू है, लेकिन चाइना समझता है कि ये हमारी टेरिटरी है। चाइना इनको बोलता है डियायू आइलैंड, ताइवान समझता है हमारी टेरिटरी है, ताइवान इनको बोलता है त्याओताई आइलैंड। तो हर कंट्री ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, लेकिन आज के डेट में जो कंट्री इसको कंट्रोल करती है वो बेसिकली जापान है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इट इज़ अ ट्राइलेटरल डिस्प्यूट, ठीक है। जापान ऑब्वियसली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। जापान बोलती है ये आइलैंड शुरू से हमारे ही हैं, इसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, ठीक है। लेकिन चाइना बोलती है कि ये डियायू आइलैंड है और ताइवान बोलती है ये त्याओताई आइलैंड है। नेक्स्ट, सी ऑफ जापान ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्ट सी। इसमें क्या हुआ था, सुर्खियों में क्यों थी? एक सबमर्ज्ड रशियन सबमरीन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ क्रूज मिसाइल फ्रॉम द सी ऑफ जापान। तो ये एक नई कहानी देखने को मिली कि एक जो है रशिया की पनडुब्बी थी जो कि सबमर्ज थी, लेकिन उसके बावजूद एक क्रूज मिसाइल फायर करने में वो सक्षम रही, सफल रही, और ये इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में थी। ये आपकी सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी, जापान के ईस्ट की साइड आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सी ऑफ जापान ये रहा आपका रशिया, ठीक है, ये रशिया की बाउंड्री है, ये रशिया है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ कोरिया है और ये ऊपर इधर चाइना है, राइट गाइस। तो इस तरीके से है। तो ये नॉर्थ कोरिया, इनफैक्ट ये वाला साउथ कोरिया है जो कि सी ऑफ जापान के साथ टच करता है। तो अगर आप देखेंगे सी ऑफ जापान में ये नॉर्थ कोरिया, ये रशिया, ये जापान और ये साउथ कोरिया, ये अपनी बाउंड्री को टच करवाते हैं। नेक्स्ट, क्यूरल आइलैंड्स, दिस इज ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड जापान, ठीक है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूरल आइलैंड्स को आज की डेट में कौन कंट्रोल करता है, तो उसको रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जापान ये मानता है कि ये टेरिटरी हमारी है। ये पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो जो पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर है ना, जो कुछ इस तरीके से बनता है पैसिफिक में, उसी के पार्ट में आता है। यानी कि यहाँ पर आपके अर्थक्वेक्स और जो वॉल्केनोज हैं उसकी आपको अच्छी मात्रा देखने को मिल जाती है। तो ये रहे आपके क्यूरल आइलैंड्स। ये काफ़ी लंबी सी लाइन है क्यूरल आइलैंड्स की, ठीक है। तो जापान ये बोलता है कि ये वाली टेरिटरी हमारी है, इतनी टेरिटरी हमारी है, लेकिन रशिया इस चीज़ को नहीं मानता है। हिरोशिमा की बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हिरोशिमा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं। जापान को लेकर भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है कई बार। तो जापान के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओसाका है, नगोया प्रोटोकॉल है, आपको मालूम होगा नगोया प्रोटोकॉल जो कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पिक्चर करता है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल है जो कि यूएनएफसीसी की बातचीत में पिक्चर करता है। हिरोशिमा तो आपको मालूम होगा जहाँ पे एटॉमिक बम गिराए गए थे, ठीक है। और नागासाकी भी आपको मालूम होगा। तो हिरोशिमा और नागासाकी तो आपको याद होने चाहिए। ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज जापान मार्क द 75 ईयर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 2020। तो कुछ समय हो चुका है, लेकिन हाँ 75 साल पूरे हुए थे, तो उसको यहाँ पे इन्होंने एक बार याद किया था, ठीक है। इसके अलावा योकोहामा का प्रोटोकॉल भी आपको मालूम होगा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर है। देन फुकुशिमा जहाँ पे न्यूक्लियर वो हुआ था, डिजास्टर हुआ था। सो ये कई सारे आपको शहर मालूम होने चाहिए जो कि आपको जापान में देखने को मिल जाते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट वी हैव पापुआ न्यू गिनी, ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज पीएनजी। कुछ साल पहले इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम को भी जो है फील्ड किया था। अभी भी खेलती है पापुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीम, ऐसा नहीं कि उन्होंने खेलना बंद कर दिया है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई।
सो ये इसलिए न्यूज़ में आई थी बिकॉज इस कंट्री ने असल में इंडिया के जो डिप्लोमैट्स हैं उनका एक्सेस बंद कर दिया था कि भाई आप लोग फ्लाइट्स के माध्यम से हमारे पास नहीं आ सकते हैं। कुछ कोविड-19 को लेके, कुछ नियमों को लेके कुछ भिड़ंत हुई थी, नॉट वेरी श्योर क्या वहाँ पे चीज़ हुई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी बात थी, लेकिन हाँ इन्होंने कहा था कि इंडिया की सम फ्लाइट्स को इनडेफिनेटली बैन कर रही हैं। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, पिछले साल की बात है। सो ये पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये पापुआ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये ऑरेंज कलर में, ये सारे के सारे आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही हैं, ये पापुआ न्यू गिनी के आइलैंड्स हैं। इसी मौके पर बल्कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे चीज़ को। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो है, ये आपका मेला है और ये आपका पॉली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, सवाल आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो किसका पार्ट है, क्या वो मेला का पार्ट है, माइक्रो का या पॉली का। सो गाइस, पापुआ न्यू गिनी जो है वो आपका मेलानेशिया का पार्ट है और मेलानेशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको नाउरू देखने को मिलता है, सोलोमन आइलैंड्स देखने को मिलता है, वनुआतू देखने को मिलता है, पॉपुलर फिजी देखने को मिलता है, न्यू कैलेडोनिया देखने को मिलता है। इसकी बात मैंने आपसे कर ली, सुर्खियों में था, इसकी बात अभी अगली स्लाइड में करूंगा और इसकी बात उसके अगली स्लाइड में करूंगा। तो ये तीन तो इसी साल सुर्खियों में थे, पिछले 1-2 साल में ही सुर्खियों में रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रो में क्या याद करना है आपको, किरिबाती देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मार्शल आइलैंड्स देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुआम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेशिया में बात करें, यहाँ पे उतना कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, यहाँ पे आपको कुक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और ये एक आपको हवाई मालूम होना चाहिए, दैट्स इट। तो मेनली सबसे ज़्यादा जो है वो आपको मेलानेशिया याद करना है। मेलानेशिया में पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स, वनुआतू, फिजी और न्यू कैलेडोनिया, ऑलमोस्ट सारे ही आपको मालूम होने चाहिए। ये आपके आइलैंड्स हैं मेलानेशिया में। अब देखिए सोलोमन आइलैंड्स क्यों न्यूज़ में था। सोलोमन आइलैंड्स की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है जिसमें चाइना और ताइवान भी मिले हुए हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको लेकर हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं। जो सोलोमन आइलैंड्स हैं, इसके साथ चाइना ने एक रिसेंटली सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो चाइना की आर्मी जो है वो सोलोमन आइलैंड्स में आके तैनात करी जाएगी, वेरी वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया, और इधर जो है आपका अमेरिका भी है। सो ये काफ़ी चिंता की बात बन गई थी ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के लिए, कुल मिला के ओवरऑल क्वाड के लिए बड़ी चिंता की बात बन गई थी कि भाई चाइना जो है वो अपनी आर्मी को पैसिफिक में इतने नज़दीक हमारे ले आया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट था। अगेन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये माइक्रो, मेला और पॉलिनेशिया में से किसका हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू कैलेडोनिया। तो यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था, ठीक है। इस रेफरेंडम हुआ था जिसमें कि बेसिकली कुछ प्रो इंडिपेंडेंस फोर्सेस थी, इनका ये कहना था कि हमें अपने आप को फ्रांस से जो है आज़ाद करवाना है। लेकिन रेफरेंडम हुआ तो जो वोटिंग थी वो फ्रांस के ही हित में हुई एंड द वोटर्स चोज टू स्टे पार्ट ऑफ फ्रांस इन द रेफरेंडम। तो न्यू कैलेडोनिया इसलिए सुर्खियों में था, दैट्स इट। इतनी सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि हमने पैसिफिक ओशन की ये वाली कुछ चीज़ें न्यूज़ में रही थी। आई होप आपने कुछ चीज़ें नहीं जानी होंगी जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होंगी, सम न्यू प्लेसेस आपने समझी होंगी, जानी होंगी, क्यों वो सुर्खियों में रही होंगी, एंड आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनिका की। तो लेट मी क्लियर दिस कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। दोस्तों, डोमिनिका अलग है, डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है। तो आई एम श्योर आपने शायद वैसे भी इन कंट्रीज़ के नाम नहीं सुने होंगे। आपको बता दूं कि आपने वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा, जो क्रिकेट टीम है जिसके बहुत सारे प्लेयर्स कई बार हमें आईपीएल में बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं अपनी क्रिकेट के थ्रू। दोस्तों, यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज़ है ना, वो असल में कैरिबियन रीजन है। तो कैरिबियन रीजन में कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ आती हैं, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कंट्री है डोमिनिका के नाम से, ये कंट्री अलग है डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से। दोनों कंट्रीज़ का आपस में लेना देना केवल यही है कि ये कैरिबियन रीजन का हिस्सा है, लेकिन अदरवाइज ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, ये असल में कैरिबियन अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नाम दोनों के सुनने में सिमिलर है लेकिन असल में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन रीजन के हिस्से में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपने जमाइका का नाम सुना होगा, आपने एंटीगुआ का नाम सुना होगा। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो कई सारे ये एरियाज़ हैं जहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने बारबेडोस का नाम सुना होगा, तो उसके बारे में इनफैक्ट हम लोग चर्चा भी करेंगे अभी, क्योंकि उसमें भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। सो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एक न्यायालय है कोर्ट में जिसने की अथॉरिटीज़ को रिस्ट्रेन किया है फ्रॉम डिपोर्टिंग द फ्यूजिटिव इंडियन बिजनेसमैन मेहुल चौकसी। तो आपको मालूम होगा मेहुल चौकसी, जिसको कि इंडिया में एक तरीके से फ्यूजिटिव कहा जाता है, इनको भगौड़ा कहा जाता है बिकॉज ये जो है एक स्कैम में थे और उसके बाद ये जो है फ्लाई आउट करके चले गए थे और ये जाके रहने लगे थे डोमिनिका में। तो वहाँ की कंट्री ने इनको डिपोर्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए ये चीज़ सुर्खियों में थी और हमारे लिए इससे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी आवश्यक ही नहीं है।
बारबेडोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा इसका रीज़न था सुर्खियों में आने का, बिकॉज बारबेडोस बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर इट रिमूव्ड क्वीन एलिजाबेथ II एज द हेड ऑफ द स्टेट। सो बारबेडोस की जो है अहमियत बन जाती है इस साल, बिकॉज बारबेडोस भी इसी एरिया में आता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा कैरिबियन रीजन कहलाया जाता है। तो बारबेडोस का जो इलाका था ना, इसने बेसिकली क्या किया कि इसने क्वीन एलिजाबेथ II को एज द हेड ऑफ द स्टेट रिमूव कर दिया है। इट हैज़ नाउ बिकम द न्यूएस्ट रिपब्लिक। तो जैसे अगर आप देखेंगे, सो जो हम लोग बात करते हैं, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये क्या है, ये एक तरीके से डोमिनियंस हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्वीन एलिजाबेथ II के अंडर ही आते हैं, यूके के अंडर ही आते हैं, इसीलिए डोमिनियन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन बारबेडोस रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक बिकॉज इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को रिमूव कर दिया है एज द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट निकारागुआ की बात करते हैं। तो निकारागुआ, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मानी जाती हैं। सो अगर मैं आपके लिए एक छोटा सा हम लोग आपके लिए मैप ड्रॉ करें, सो यहाँ पर अगर हम आपके लिए एक किसी छोटा सा मैप को अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने हम लोग ये साउथ अमेरिका है, वेरी बहुत ही छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये इसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको मैं बोल रहा हूँ साउथ अमेरिका। दोस्तों, जो ये बीच वाली कंट्रीज़ है ना, जो ये वाली कंट्रीज़ जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, इनको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं एंड निकारागुआ इज वन अमंग देम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेक्सिको को भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहा जाता है, फिर बेलीज है, फिर होंडुरास है, फिर यहाँ पे निकारागुआ है, और नीचे कुछ और कंट्रीज भी हैं। आपने नाम सुना होगा एल साल्वाडोर का, रिसेंटली वो वाली कंट्री जिसने कि अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को लीगल करेंसी यहाँ पे घोषित किया था, बल्कि आईएमएफ उसके पीछे पड़ा था कि प्लीज़ आप ये वाली गलती ना करें, आप इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दें। बल्कि ये वाले मैप को आप लोग देखिए तो ये मेक्सिको हुआ, ग्वाटेमाला हुआ, बेलीज हुआ, होंडुरास हुआ, एल साल्वाडोर हुआ, निकारागुआ हुआ, कोस्टा रिका हुआ, पनामा हुआ, ये सभी की सभी वो वाली कंट्रीज़ हैं जो कि आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाई जाती हैं। और ये वाली कंट्री एल साल्वाडोर मैंने बताया रिसेंटली न्यूज़ में थी, और निकारागुआ भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, बिकॉज निकारागुआ ने क्या किया, इन्होंने अपने जितने भी कूटनीतिक संबंध थे वो ताइवान के साथ एकदम तोड़ दिए हैं, और इन्होंने चाइना को डिक्लेयर कर दिया है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बोला है कि ये इकलौता चाइना है, और ये जो है इनकी इकलौती जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही इसको चला रही है। तो ये इसलिए न्यूज़ था बिकॉज इन्होंने ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को यहाँ पे ख़त्म किया है। ये वाले मैप को देख लीजिए, इसको लेके सवाल आया नहीं है, लेकिन कभी भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। इस बार तो दो कारण है, बिकॉज एल साल्वाडोर वाला क्रिप्टो वाला जो इतना बड़ा जो न्यूज़ सामने आया, और जो निकारागुआ वाला जो न्यूज़ सामने आया, इसके चलते भी सवाल पूछा जा सकता है। अल्बानिया की बात करें, ये सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाटो के द्वारा एक बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, ठीक है। ये नाटो के द्वारा करवाई गई थी। अल्बानिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होगा, एड्रियाटिक सी है, ये यहाँ पे इटली आता है। इसकी शेप ऑलमोस्ट एक हील की तरह बनती है, जैसे एक बड़ी हील जो लड़कियां हील पहनती हैं तो उसकी तरह इसकी शेप बनती है। तो इटली और अक्रॉस द एड्रियाटिक सी आपको अल्बानिया देखने को मिलता है। इधर आपको आयोनियन सी देखने को मिलेगी, इधर एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों जो सागर जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पर आपको एक तरीके से अल्बानिया देखने को मिल जा रहा है। तो ये न्यूज़ में था बिकॉज नाटो के द्वारा यहाँ पे एक अभ्यास कराया गया था, सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। नेक्स्ट बेलारूस की बात करते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बड़ा सिंपल रीज़न है, बिकॉज यूक्रेन की नदर्न बाउंड्री बेलारूस बनती है। और बेलारूस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बेलारूस जो है वो इस पूरे के पूरे इन्वेजन में अनकंडीशनल सपोर्ट रशिया को ऑफर कर रहा है। सो यूके हैज़ जॉइंड यूएसए एंड अदर कंट्रीज इन इम्पोजिंग द फ्रेश सैंक्शंस ऑन बेलारूस आफ्टर द डिटेंशन ऑफ एन ऑपोजिशन जर्नलिस्ट। तो ये बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको वो भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। सो बेलारूस के बारे में आपको इतना जानना ज़रूरी है कि इसका जो बाउंड्री है ये यूक्रेन के साथ है, इधर दोस्तों रशिया के साथ है, इधर लातविया के साथ है, इधर लिथुएनिया के साथ है, और इधर पोलैंड के साथ भी इसकी बाउंड्री बनती है। सो कुल मिला के अगर आप देखेंगे सो 1 2 3 4 5 ये वाली 5 कंट्रीज़ के साथ इसकी बाउंड्री बनती है, जिसमें कि ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये एक तरीके से नाटो के सपोर्टर हैं, और ये वाली जो 2 कंट्रीज़ हैं ये रशिया और यूक्रेन, आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूक्रेन के मैप के बारे में। देखिए यहाँ पर मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ पे अटेंशन। जो भी चीज़ें हमने पिछले 3 महीनों में कवर करी रिगार्डिंग द रशिया यूक्रेन इन्वेजन, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये वाले
2-3 मैप्स आपके सामने मैंने शेयर किए हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले ये वाले मैप को देख लीजिए। सो ये वाला मैप आपके सामने है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यूक्रेन है, ठीक है, ये यूक्रेन का मैप है। अंडरस्टूड गाइस? जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आएंगी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पे मिस आउट हो चुका है। ये दोस्तों यूक्रेन का मैप है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने नीचे वाले पार्ट को डेलिबरेटली छोड़ा बिकॉज वो क्रीमिया है जिसको कि रशिया ने 2014 में ही अनेक्स कर लिया था, ठीक है ना, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका यूक्रेन का मैप, इसको जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब 1 बाय 1 करके कुछ ऐसी प्लेसेस को देखेंगे जो कि न्यूज़ में रही थी। तो सबसे पहले ये यूक्रेन की राजधानी है कीव के नाम से। इसके दोस्तों 2 स्पेलिंग है, KYIV भी चलता है, KIEV भी चलता है। प्रोनाउंसिएशन इसकी कीव होती है, वो आप ध्यान रखिए। अब अगर मैं बात करूं, ये ईस्टर्न यूक्रेन है, ये वेस्टर्न यूक्रेन है, इस बात से कोई डाउट नहीं है। जो कीव है एक तरीके से यूक्रेन के सेंटर में आता है, आप इस बात से भी सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। जो दोस्तों मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये एक नदी है और ये वाली जो नदी है ये भी असल में कीव के बीच में से जाती है। इसको नाइपर नदी भी कहा जाता है। अंडरस्टूड गाइस? अब देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन में हमारे लिए कोई मेजर जगहें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक जगह मैं कहूँगा जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। उस जगह का नाम है एलवीव, ठीक है। एलवीव एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए कि ये ईस्टर्न यूक्रेन में आपको देखने को मिल जाती है एंड इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द नेबरिंग कंट्री ऑफ पोलैंड। इसके बाद अगर हम इधर देखते हैं तो यहाँ पर एक और आपको स्पेस मालूम होनी चाहिए जिसका नाम है ओडेसा। ओडेसा इसलिए मालूम है बिकॉज ओडेसा में नॉर्मली रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता है, लेकिन इस बार जब रशिया ने इन्वेजन को स्टार्ट किया था तो असल में उन्होंने ओडेसा से भी एक अटैक किया था जो कि काफ़ी मतलब डेंजरस माना गया बिकॉज नॉर्मली रशिया के पास यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। ये कहानी है ईस्टर्न यूक्रेन की। इसके अलावा ईस्टर्न यूक्रेन में कोई और मेजर जगह सुर्खियों में नहीं रही और रशिया का भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इन्वेजन नहीं था। अब हम वेस्टर्न यूक्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है जानने को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न यूक्रेन में ये रहा आपका खेरसन का इलाका, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा आपका जिस इलाके का नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, ज़ैपोरिज़िया। ज़ैपोरिज़िया जिसके बारे में यहाँ पर मैं मार्क भी करूँगा। ज़ैपोरिज़िया एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो कि यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो ये वाला इलाका है ना, ये असल में एक अनडिफाइंड एरिया है, मतलब इस तरीके से बड़ा सा इलाका है। ये इलाके को कहा जाता है डॉनबास, जिसको लेके पूरी कहानी शुरू हुई थी जब ये कहने लगे थे कि इसके जो गवर्नर हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। तो जो डॉनबास है ये कोई प्रोविंस नहीं है, डॉनबास एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसमें कि लुहांस्क भी आता है, डॉन्टेस्क भी आता है। तो ये डॉन्टेस्क हुआ, ये लुहांस्क हुआ, ये अलग अलग रीजन्स हैं, ये अलग अलग प्रांत हैं जो कि डॉनबास के इलाके में आते हैं। कुछ पार्ट ऑफ ज़ैपोरिज़िया ये भी डॉनबास के इलाके में ही माना जाता है। सो डॉनबास इज अ रीजन वेयर एज लुहांस्क एंड डॉन्टेस्क ये आपके अलग अलग प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं। फिर आगे आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाले मैप को देखिए, ये इसी के साथ में हम कवर कर लेते हैं। द ज़ैपोरिज़िया प्लांट इज सिचुएटेड अलोंग द काखोवा रिजर्वायर इन द ज़ैपोरिज़िया ओब्लास्ट ऑफ यूक्रेन। ये आपका ये देखिए, ये लुहांस्क है, ये दोस्तों डॉन्टेस्क है और ये ज़ैपोरिज़िया है, बिल्कुल उसके नेबरिंग में है। इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स। हर की कैपेसिटी यहाँ पर आपको 1000 मेगावाट की देखने को मिल जाती है। क्रीमिया के बारे में तो आपको मालूम ही है कि क्रीमिया जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो सेवास्तोपोल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि ब्लैक सी में पड़ता है, ये क्रीमिया है, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलेगी सी ऑफ अज़ोव और ये आपकी ब्लैक सी है, नो डाउट अबाउट दैट, ये भी हमें मालूम है। अब एक दो चीज़ें और जान लीजिए। एक तो मारियोपोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मारियोपोल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये रहा मारियोपोल, इस मैप में देखिए ये रहा मारियोपोल। तो ये एक तरीके से ज़ैपोरिज़िया में ही है। इट इज़ विच इज़ एन इंडस्ट्रियल रीजन इन ईस्टर्न यूक्रेन नोन एज डॉनबास हैज़ बीन अ की रशियन ऑब्जेक्टिव सिंस द यूक्रेन इन्वेजन बिगिन। रशिया मारियोपोल को इसलिए टारगेट कर रहा है बिकॉज अगर रशिया को यूक्रेन के घुटने टिकवाने हैं तो मारियोपोल को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मारियोपोल वहाँ का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है और यूक्रेन में बहुत ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होती है, जिसमें मैक्सिमम स्टील प्रोडक्शन उनकी मारियोपोल में होती है। तो अगर उनका स्टील प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ वाई रशिया जो है वो बेसिकली मारियोपोल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड? सो ये कुछ जगहें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सुमी भी था जहाँ पे भारत के कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, खरकिव भी था जहाँ पे अगेन भारत के कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और खरकिव में तो बल्कि एक इंडियन स्टूडेंट की डेथ भी हुई थी। तो ये कुछ और इलाके हैं जो कि आपको मालूम होने, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जैसे सुमी है ये वेस्टर्न में है, नॉर्थ वेस्टर्न में है, ये भी नॉर्थ वेस्टर्न
आई एम सो सॉरी, मैंने ये गलत मार्क कर दिया था। ये असल में वेस्ट होगा, ये असल में ईस्ट होगा। तो वेस्टर्न यूक्रेन में आपको केवल एलवीव ध्यान रखना है। ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट है और ये अगेन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही है। तो सॉरी, वो थोड़ा गलती मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये आपका सुमी है, ये खर्किव है, ठीक है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ये सारे के सारे एरियाज़ आपको मालूम होने चाहिए। इवन यहाँ पर भी रशिया के द्वारा कोशिश करी जा रही थी, माइकोलेव में भी कोशिश कर रहे थे रशिया अटैक करने की। अब अगर बात करें इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, ये बढ़िया मैप है। ये देखिए, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है। और इन कंट्रीज़ में जाकर के इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने की कोशिश करी थी। सक्सेसफुली हम लोग उनको इवैक्यूएट करवा भी पाए थे। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में जो इंडिया की एम्बेसीज चल रही थी उनके माध्यम से हमने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया था। ध्यान रखिएगा इन बातों का। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है फिनलैंड और स्वीडन। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे मंशा दिखाई है कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं दे माइट बी जॉइनिंग नाटो। आपको ये मैप दिखाना चाहूँगा। यूरोप में बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो कि असल में न्यूट्रल हैं। सबसे पहले तो ये आयरलैंड है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, फिर यहाँ पे दोस्तों स्वीडन है, फिर यहाँ पे दोस्तों फिनलैंड है। तो नॉर्वे जो है वो ऑलरेडी नाटो का पार्ट है, लेकिन स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये दोस्तों यहाँ पे नाटो का पार्ट नहीं है। ये फिलहाल न्यूट्रल है और इनमें से दो कंट्रीज़ ने यहाँ पे मंशा जताई है कि वो नाटो का हिस्सा बन सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आपको बताऊँ कि रशिया ने यहाँ पे चेतावनी दी है कि अगर फिनलैंड जाकर के नाटो का हिस्सा बनता है उस केस में हम लोग आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। द मेन रीज़न कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था वो यही था कि यूक्रेन ने कहा था कि हम लोग नाटो का हिस्सा बनेंगे और इसीलिए अब लोग जहाँ पे फिनलैंड के साथ भी इनका तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ध्यान रखिए, फिनलैंड जो है उसका बॉर्डर भी टच होता है रशिया के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट की, जो कि फ्रांस में है। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट बेसिकली आपने नाम सुना होगा आईएनएस टबर का। आईएनएस टबर जो है, तबर भी कहा जाता है इसे। इट एंटर्ड द पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट। इसकी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट चल रही है, ये अलग अलग देशों में जा रही है और ये पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट यहाँ पे फ्रांस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आईएनएस तबर जो है इसने जाकर के इसने एंट्री ली थी और ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। व्हेन वी आर मेकिंग दिस वीडियो, एज आई मेकिंग दिस वीडियो, दोस्तों जो पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट है वो असल में आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगी। आई थिंक ये पर्शियन गल्फ में कहीं ना कहीं तैनात करी हुई है। नेक्स्ट लिथुएनिया की बात करें, इसकी चर्चा हमने करी थी आईआर के टॉपिक में। हमने बताया था कि लिथुएनिया एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की बात करी है। चाइना काफ़ी ज़्यादा इससे गुस्से में आ चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। लिथुएनिया की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज़ विल्नियस। तो यूरोपियन यूनियन लॉन्च्ड एक्शन अगेंस्ट चाइना एट द WTO फॉर टारगेटिंग लिथुएनिया ओवर इट्स स्टांस ऑन ताइवान। अब कुछ जगहों की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका। तो 3-4 एरियाज़ की बात करूँगा। आपको क्या ध्यान रखना है, वाई इन न्यूज़ उतना रेलिवेंट शायद नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये देखिए, टिग्रे की बात करें, एथोपिया, टिग्रे जो है ये एथोपिया का पार्ट है। ठीक है, ये वाला रीजन टिग्रे का पार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, यूएसए ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि हम लोग यहाँ पे आपको असिस्टेंस नहीं देंगे, बिकॉज यूएसए का ये मानना है कि एथोपिया की सरकार टिग्रे के इलाके में काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ को बढ़ा चुकी है। माली की बात करें तो माली अक्सर सुर्खियों में रहता है बिकॉज ऑफ द फ्रांस इंटरवेंशन, लेकिन माली में एक कू देखने को मिला, तख्ता पलट देखने को मिला, जहां इसके ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वर अरेस्टेड बाय द मिलिट्री। तो माली जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, ये वाली कंट्री है। इसके पड़ोस में ही कंट्री है बर्किना फासो, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। बर्किना फासो के बाद, बर्किना फासो में भी मिलिट्री टेक ओवर देखने को मिला, तो बिल्कुल बाजू में, तो माली में और बर्किना फासो में। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज़ में ही आपको एक तरीके से कू देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रिपोली की, तो त्रिपोली इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ लिबिया। ठीक है, लिबिया में आपको राइट्स देखने को मिले थे, राइट्स इन लिबिया विच डिस्टर्ब द नॉर्दर्न सिटी ऑफ त्रिपोली। इसके बाजू में कंट्री है टूनीजिया के नाम से, टूनीजिया की कंट्री यहाँ पे देखिए, ये रही लिबिया और ये रही टूनीजिया। अरब स्प्रिंग्स अगर आपको ध्यान होंगे, यूपीएससी सवाल पूछ चुका है 2013 में। अरब स्प्रिंग्स दोस्तों टूनीजिया से स्टार्ट हुए थे एंड टूनीजिया की ही नेबरिंग कंट्री है लिबिया। लिबिया के जो ईस्टर्न नेबर हैं दैट इज़ इजिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गर्ड के बारे में, ग्रैंड एथोपियन रेनेसां डैम। ये दो कंट्रीज़ के बीच में एक विवाद चल रहा है। $4 बिलियन ग्रैंड हाइड्रो प्रोजेक्ट
planned by Ethiopia on Blue Nile to generate electricity is disrupted by Sudan and Egypt because of their high dependence on Nile। तो जो नाइल नदी है, जो कि लॉन्गेस्ट नदी भी है दोस्तों, इसको लेकर एक जो यहाँ विवाद चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे सूडान, और उसके बाद ये एंट्री लेती है, इधर आती है। तो इसको लेकर जो है प्रॉब्लम चल रही है कि भाई आप लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट ना बनाएं, बिकॉज हमारा जो पानी है इसमें आके वो दिक्कत हो सकता है। अस्वान डैम वेरी वेरी फेमस, हिस्टोरिकली भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंस है। ये आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा, ये भी आपको नाइल के ऊपर ही देखने को मिलता है। डारफुर रीजन न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे सूडान का, ये जो आपका सूडान का साउथ वेस्टर्न रीजन है डारफुर रीजन। सूडान ने बेसिकली डारफुर की हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है कि क्या यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन एट्रोसिटीज़ वगैरह हुई हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि सूडान ने ये घोषित किया था कि वो जो उनके पहले ऑटोक्रेट रह चुके हैं ओमार अल बशीर, ये इनको फाइनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हैंड ओवर करने वाले हैं, और कई सारे अधिकारी जो कि मिले हुए थे उनको भी फाइनली हैंड ओवर किया जाएगा। सूडान की जो राजधानी है दैट इज़ खर्तूम। साउथ सूडान एक अलग कंट्री है, दैट इज़ नॉट सदर्न सूडान। साउथ सूडान अलग कंट्री है, सूडान अलग कंट्री है दोस्तों। और जो साउथ सूडान है उसका कैपिटल जूबा है, सूडान का कैपिटल खर्तूम है। दोनों कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे मानी जाती हैं। मोरक्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी बिकॉज रिसेंटली इजराइल ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया एज पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड्स। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इजराइल ने एज पार्ट ऑफ द अब्राहम एकॉर्ड सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस कंट्री के साथ नॉर्मलाइज किए थे। दोस्तों आपको याद दिलवा दूं, अब्राहम एकॉर्ड जो है 2020 का एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था जो यूएसए के आउटगोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। इट वॉज अ मेजर मूव जो कि माना जा रहा था कि इजराइल का वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ शायद पीस बन सकता है। उसी के चलते इन्होंने मोरक्को में जाकर भी अपनी जो है वो अब डिप्लोमेटिक मिशन को ओपन किया है। बर्किना फासो की बात मैं कर चुका हूं। एंड लास्टली बात कर लेते हैं साहेल रीजन की। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वार्न किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने वार्न किया है दैट अल-कायदा एंड इस्लामिक स्टेट हैव स्ट्रेंथन्ड देयर फुटहोल्ड अक्रॉस द साहेल रीजन। ये तो न्यूज़ की बात है, लेकिन अगर हम साहेल की रीजन की बात करें तो साहेल का जो इलाका है एक तरीके से ट्रांजिशनल जोन माना जाता है। ट्रांजिशनल जोन क्यों माना जाता है? अगर आपने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा होगा तो बायोम्स को जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये ट्रांजिशनल जोन इसलिए है बिकॉज ऊपर आपको देखने को मिलता है डेजर्ट और नीचे आपको देखने को मिलता है सवाना। तो एक तरीके से ट्रांजिशन बन जाता है, डेजर्ट ऊपर है नीचे सवाना है, उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन बनता है साहेल का ये वाला इलाका। ठीक है, इसी के साथ आज की इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। जो हमने जगहें यहाँ पे कवर करी हैं इनको लेके सवाल आने के चांसेस हैं भी नहीं भी, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि बहुत डेप्थ में सवाल नहीं आएगा बिकॉज ये चीज़ों का संबंध इंडिया के साथ थोड़ा कम है। बट हाँ, जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए सो दैट आप कुछ और क्वेश्चंस में शायद इस जानकारी की मदद से कहीं ना कहीं कुछ डिडक्शंस कर सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।